हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग पिछले लेक्चर में मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन या निषेचन को देख चुके हैं। ठीक, तो और अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है और कैसे होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। मनुष्य का युग्मनज या जाइगोट जो होता है वह 0.1 mm का होता है। ओके, और फर्टिलाइजेशन के 1 घंटे बाद ही इसमें क्लीवेज या विदलन प्रारंभ हो जाता है। ठीक, और चौथे दिन के समाप्ति तक माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप इसमें 16 छोटे छोटे ब्लास्टोमर गोल ठोस भ्रूण बन जाते हैं जिसे मारुला कहते हैं। और मारुला माप में लगभग जाइगोट के बराबर होते हैं और इनका निर्माण होते होते या गर्भाशय या यूट्रस में पहुंच जाते हैं। और ठोस मारुला में बाहर की तरफ आउटर सेल लेयर तथा अंदर की तरफ इनर सेल लेयर होता है। ओके, आप बैकग्राउंड में जो इमेज है उसे देख सकते हैं। ओवुलेशन के बाद या फिर अंडोत्सर्ग के बाद एग्स में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर एग प्रोन्यूक्लियस और स्पर्म प्रोन्यूक्लियस, देखिए यहाँ पर इस फिगर में। ओके, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद उसमें विभाजन प्रारंभ हो जाता है और 2 सेल्स का निर्माण होता है। उसके बाद फिर 4 सेल्स का निर्माण होता है। उसके बाद फिर 8 सेल्स का निर्माण होता है। ठीक, 4 बार माइटोटिक विभाजन के फलस्वरूप 16 छोटे छोटे ब्लास्टोमर का गोल सा ठोस भ्रूण बन जाता है जिसे तूतक या मारुला कहते हैं। ओके, देखिए इसे मारुला कहते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखिए उसके जस्ट मारुला के जस्ट आगे जो है ब्लास्टोसिस्ट का फिगर दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। देखिए गर्भाशय में पहुंचते ही गर्भाशयी गुहा या फिर यूट्रीन कैविटी का ग्लाइकोजन युक्त पोषक तरल जोना प्लेस्यूडा में रिस कर भ्रूण के भीतर जाने लगता है। ओके, जोना प्लेस्यूडा क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। एग्स के बाहरी लेयर को जोना प्लेस्यूडा कहते हैं। ओके, देखिए इस फिगर में, देखिए यही है जोना प्लेस्यूडा, दिखाई दे रहा होगा। ओके, अतः भ्रूण में मारुला के बाहरी कोशिकीय स्तर तथा भीतरी कोशिकीय पिंड के बीच में इस पोषक तरल से भरी बड़ी सी गुहा बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। ओके, आप देखिए इस फिगर में, देखिए इसे इस फिगर में ये देखिए जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है इसे ही ब्लास्टोसील कैविटी या ब्लास्टोसील कहते हैं। ओके, इस गुहा के विस्तार से भीतरी कोशिकीय पिंड भ्रूण के एक ध्रुव की ओर सीमित हो जाता है। भ्रूण की इसी प्रवस्था को कोरक पुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ओके, और इसके बनते बनते भ्रूण का पारभासी आवरण या फिर जोना प्लेस्यूडा समाप्त हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट की दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं और इन्हें अब पोस्ट कोरक अर्थात ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ओके, देखिए ये दिखाई दे रहा है ट्रोफोब्लास्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट की दीवार की कोशिकाएं जो होती हैं वो चपटी हो जाती हैं। ओके, चपटी हो जाती हैं और अब इन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, ये आंवल या प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेते हैं। कौन? ट्रोफोब्लास्ट जो होते हैं वो
आंवल या प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेते हैं। भीतरी कोशिका पिंड को भ्रूण बीज या एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। देखिए फिगर में, देखिए ये जो भीतर की कोशिका पिंड दिखाई दे रही है इसे इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। ओके, क्योंकि इसी में भावी भ्रूण के विभिन्न भाग बनते हैं। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है भ्रूण का रोपण, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कुछ समय तक गर्भाशयी गुहा के तरल में स्वतंत्र रहती है। ओके, ब्लास्टोसिस्ट बताया ना आपको, यही ब्लास्टोसिस्ट जो है कुछ समय तक गर्भाशयी गुहा या यूट्रीन कैविटी के तरल में स्वतंत्र रहती है। इस बीच गर्भाशयी तरल रिस कर इनमें घुसने लगता है। किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में। ओके, इसी बीच ब्लास्टोसिस्ट में गर्भाशयी तरल जो है रिस कर घुसने लगता है। इससे ब्लास्टोसिल्स गुहा के विस्तार के कारण ब्लास्टोसिस्ट बड़ी हो जाती हैं और इसके ऊपर ढकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं विभाजित होकर संख्या में बढ़ती रहती हैं। निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने भ्रूण बीज या एम्ब्रियोब्लास्ट वाले भाग की ओर से यूट्रस या गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी दीवार से कहीं चिपक जाती है। ओके, देखिए फिगर में, इस फिगर में देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, इस ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट जो है यह अपने ऊपरी भाग की ओर से, ठीक यही जो फिगर में दिखाई दे रहा है एम्ब्रियोब्लास्ट वाले भाग की ओर से गर्भाशय के ऊपरी भाग में, ठीक यहाँ पर देखिए इस फिगर में यही इसी गर्भाशय के इसी ऊपरी भाग में कहीं भी दीवार से चिपक जाता है। कौन? ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है अपने भ्रूण बीज या एम्ब्रियोब्लास्ट वाले भाग की ओर से। ओके, यही जो दिखाई दे रहा है फिगर में एम्ब्रियोब्लास्ट वाला भाग, इसी भाग की ओर से वह गर्भाशय के ऊपरी भाग में, किसी गर्भाशय के ऊपरी भाग में गर्भाशय की दीवार पर कहीं भी चिपक जाती है। ओके, गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होते हैं। इसकी गुहा पर आच्छादित मोटा श्लेष्मिक या अंतःस्तर, जिसे इंग्लिश में म्यूकस या एंडोमेट्रियम कहते हैं। ओके, पहला भाग था ये। उसके बाद दूसरा भाग है इसके बाहर आरेखित पेशियों का बना मोटा पेशीय स्तर, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, तथा सबसे बाहर उदरावरण या जिसे इंग्लिश में पेरिटोनियम का आवरण। सीधे बोले तो यूट्रस की दीवार में 3 स्तर होते हैं। नंबर 1 है म्यूकस या फिर इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और नंबर 2 है मायोमेट्रियम, और नंबर 3 है पेरिटोनियम अर्थात पेरीमेट्रियम। ओके, ब्लास्टोसिस्ट तथा यूटरीन वाल के संपर्क स्थान पर की कुछ ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका कलाओं का विघटन हो जाता है। ओके, गर्भाशय की दीवार पर जहां ब्लास्टोसिस्ट चिपका रहता है उस स्थान पर कुछ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की कोशिका कलाओं का विघटन हो जाता है। ओके, अतः यहाँ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का पिंड 2 स्तरों में विभाजित हो जाता है। गर्भाशयी दीवार की ओर बहुकेंद्रीय, जिसे सिंसाइशियल स्तर अर्थात सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट, तथा भ्रूण बीज से लगा कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट या साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, फिगर में देखिए जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रीन वाल से जुड़ती है तो
जहाँ पर उनका ब्लास्टोसिस्ट और यूट्रिन वाल का संपर्क स्थान होता है, वहाँ पर कुछ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की कोशिका कलाओं का विघटन हो जाता है। ओके, देखिए इस फिगर में, देखिए ये जो दिखाई दे रही, ये रेखा के समान संरचना दिखाई दे रही है, ये है यूट्रिन वाल, ठीक। और ये जो है, ये फिगर जो है ब्लास्टोसिस्ट का इंटरनली पार्ट है। हाँ, ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रिन वाल से जुड़ता है, ठीक, तो उस जुड़ने के जहाँ से ब्लास्टोसिस्ट यूट्रिन वाल से जुड़ता है, वहाँ की ये जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं दिखाई दे रही है ना, देखिए ये है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक, ये रिंग के समान जो संरचना है, तो इस ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं की कोशिका कलाओं का विघटन हो जाता है, ठीक, जिससे ट्रोफोब्लास्ट दो स्तरों में बंट जाता है। ट्रोफोब्लास्ट का जो पहला स्तर होता है वह गर्भाशयी वाल की ओर, यूट्रिन वाल की तरफ होता है, जिसे सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। देखिए ए है, देखिए ट्रोफोब्लास्ट का पहला स्तर जो है वह यूट्रिन वाल की ओर जुड़ा हुआ है, यूट्रिन वाल की ओर है। ओके, और दूसरा स्तर जो होता है वह इम्ब्रियोब्लास्ट से जुड़ा होता है। देखिए, ओके, तो समझ में आ गया होगा, जब यूट्रिन वाल से ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है तो उस जुड़ने के स्थान पर, ठीक, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की कोशिका कलाओं का विघटन हो जाता है, जिससे ट्रोफोब्लास्ट दो स्तरों में बंट जाता है। तो पहला स्तर जो यूट्रिन वाल की तरफ होता है उसे कहते हैं सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट, और दूसरा स्तर जो होता है वह इम्ब्रियोब्लास्ट से जुड़ा होता है, जिसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, देख सकते हैं फिगर में, देखिए इसे सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और ये दूसरा जो है इसे कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट के अंगुलीनुमा प्रवर्ध यूट्रिन वाल के श्लेष्मिक स्तर में घुसकर निषेचन के लगभग 8वें दिन भ्रूण या एम्ब्रियो को गर्भाशयी दीवार से जोड़ देते हैं। ओके, ठीक है, में दिखाई दे रहा है, देखिए यही है, ये जो सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट की फिंगर लाइक संरचना है वह यूट्रिन वाल के म्यूकस में घुसकर निषेचन के लगभग 8वें दिन भ्रूण को गर्भाशयी दीवार से जोड़ देते हैं। ओके, इसी को भ्रूण का रोपण कहते हैं। ओके, रोपण के बाद कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित होकर के सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट में बदलती रहती हैं, जिससे सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट यूट्रिन वाल में फैलता चला जाता है। इसका विकास जो होता है वह शाखान्वित हो जाता है, शाखान्वित होकर परस्पर जुड़ते जाते हैं और इनके बीच बीच में ट्रोफोब्लास्टिक लक्यूनी बन जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं कोश कोरकीय गतिकाएँ। ओके, इस फिगर में आप लोग देखिए ये है ट्रोफोब्लास्ट लॉक्यूल दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर में, जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद देखिए धीरे धीरे कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट के रसांकुर जैसे जैसे विली लाइक प्रवर्त एंड्रोमेट्रियम में घुसकर भ्रूण को लगभग पूरा ही एंड्रोमेट्रियम में खींच लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट का निर्माण भ्रूण के चारों ओर हो जाता है। ओके, उसके बाद अब आगे आते हैं दूसरे सप्ताह का विकास। ठीक, दूसरे सप्ताह में आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, दूसरे सप्ताह में पहले भ्रूण बीज या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट दो स्तरों में विभेदित हो जाता है। दूसरे सप्ताह में एम्ब्रियोब्लास्ट दो
दो भागों में विभेदित हो जाता है, जिसे पहले भाग को इपीब्लास्ट और दूसरे भाग को हाइपोब्लास्ट कहा जाता है। ओके, इपीब्लास्ट में कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की ओर तरल से भरी एक बड़ी गुहा बन जाती है, जिसे उल्वी अर्थात एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ठीक, देखिए इस फिगर में, देखिए यही है एमनियोटिक कैविटी। ठीक, इपीब्लास्ट में कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की ओर तरल से भरी एक बड़ी गुहा बन जाती है, जिसे उल्वी या एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। देखिए बीच में दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में, यही है एमनियोटिक कैविटी। ठीक, एमनियोटिक कैविटी की कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट की ओर की दीवार बनाने वाली इपीब्लास्ट कोशिकाएं चपटी होकर गुहा का आवरण बनाती हैं। ठीक, यही इपीब्लास्ट जो है ये चपटी होकर के गुहा का आवरण बनाती हैं, जिसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, इपीब्लास्ट का शेष भाग जो हाइपोब्लास्ट के संपर्क में होता है, बड़ी स्तंभी कोशिकाओं का इकहरा स्तर होता है। ओके, हाइपोब्लास्ट के साथ मिलकर यह स्तर एमनियोटिक गुहा तथा ब्लास्टोसील गुहा के बीच में एक चपटे और बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क का रूप ले लेता है। इपीब्लास्ट जो है हाइपोब्लास्ट के साथ मिलकर, इपीब्लास्ट का शेष भाग जो होता है वह हाइपोब्लास्ट के साथ मिल करके यही एमनियोटिक गुहा और ब्लास्टोसील गुहा के बीच में एक जर्मिनल डिस्क का रूप ले लेता है। ओके, देखिए इस फिगर में यही है जर्मिनल डिस्क। ओके, डिस्क में हाइपोब्लास्ट भी घनाकार कोशिकाओं का एक कोशिकीय स्तर होता है। ठीक, आई नो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस में है। और कोई भी वस्तु बाबू इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, बस उसी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं। ठीक, यही है जो हाइपोब्लास्ट, इसी की कोशिकाएं जो हैं यही है हाइपोब्लास्ट। ठीक, हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं संख्या में बढ़कर ट्रोफोब्लास्ट स्तर के नीचे नीचे पूरी ब्लास्टोसील गुहा के चारों ओर फैल जाती है। ठीक, और अब इस स्तर को एक्सोसीलोमिक मेम्ब्रेन तथा इससे घिरी ब्लास्टोसील गुहा को अब प्रिमिटिव यॉल्क सैक कहते हैं। ओके, यही जो प्रिमिटिव यॉल्क सैक है, इसी को पहले जो है ब्लास्टोसील गुहा कहा जाता था। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना कि जो है ब्लास्टोसील गुहा इसमें है ही नहीं फिगर में। उसके बाद फिर देखिए सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, कहीं कहीं सिनसाइशियल ट्रोफोब्लास्ट लिखा है और कहीं कहीं जो है सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट लिखा है। तो सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट के प्रवर्धों की वृद्धि के कारण यूट्रीन वाल या गर्भाशयी दीवार के एंड्रोमीट्रियम में उपस्थित रुधिर केशिकाओं की दीवारें टूट जाती हैं। ठीक, यही देखिए फिगर में, यही है सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वह गड्ढा नुमा संरचना होता है। ठीक, गर्त होता है, यही है सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, और इनका रुधिर जो होता है इस सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट गर्त में भर जाता है। ठीक, इस सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट जो है एक गड्ढे नुमा संरचना है, और जब एंड्रोमीट्रियम में उपस्थित रुधिर केशिकाओं की दीवारें टूट जाती हैं तो इनका रुधिर जो होता है इसी सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट में जाकर भर जाता है। ओके, ये प्रिमिटिव यॉल्क सैक या एक्सोसीलोमिक कैविटी की दीवार की कोशिकाओं में व्युत्पन्न एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल सेल्स एक ओर ट्रोफोब्लास्ट स्तर तथा एमनियोटिक मेम्ब्रेन और दूसरी ओर
पीत कोश या फिर प्रिमिटिव यॉल्क सैक की दीवार के बीच बीच में भर जाती हैं। ठीक, इससे जो है प्रिमिटिव यॉल्क सैक की गुहा छोटी हो जाती है और बाद में इस मेसोडर्मी स्तर के बीच में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम अर्थात एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम या कोरियोनिक कैविटी के बन जाने से इसकी कोशिकाएं दो स्तर में बंट जाती हैं। एक स्तर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, ठीक, प्रिमिटिव यॉल्क सैक की दीवार पर, तथा दूसरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म ट्रोफोब्लास्ट स्तर की भीतरी सतह पर आच्छादित होती है। ओके, दिखाई दे रहा होगा, देखिए ट्रोफोब्लास्ट की स्तर के ये जो रेखा दिखाई दे रही है इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, देखिए पहला स्तर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंकोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, ओके, ए है, ठीक, पहला स्तर, ओके, जो कि प्रिमिटिव यॉल्क सैक के दीवार के पास होता है। ठीक, तथा दूसरा जो है दूसरा ए है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटोप्ल्यूरिक मेसोडर्म, जो कि ट्रोफोब्लास्ट स्तर की भीतरी सतह पर आच्छादित होता है। ओके, देखिए ए है, ठीक, केवल एक स्थान पर जर्मिनल डिस्क जो होता है बहुभ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा रहता है। ठीक, यही, ठीक, कोशिकीय ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा रहता है। ओके, यही आगे चलकर नाभि रज्जु बनता है। उसके बाद फिर हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं दोबारा संख्या में बढ़ती हैं और प्रिमिटिव यॉल्क सैक की दीवार के भीतरी स्तर पर फैलकर काफी छोटा द्वितीयक पीत कोश या सेकेंडरी यॉल्क सैक बना लेती हैं। ओके, देखिए इस फिगर में, देखिए ये सेकेंडरी यॉल्क सैक का निर्माण हो गया। ओके, ये फिगर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो होता है वह अत्यधिक विस्तार के कारण प्रिमिटिव यॉल्क सैक का शेष भाग कुछ समय के लिए इस सिलोम से घिरी एक्सोसिलोमिक सिस्ट के रूप में बना रहता है। इस सिलोम से घिरी एक्सोसिलोमिक सिस्ट के रूप में बना रहता है। आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए यही है एक्सोसिलोमिक सिस्ट। ओके, उसके बाद अब आते हैं तीसरे सप्ताह का विकास, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए भ्रूणीय विकास के दूसरे सप्ताह के अंत तक जर्मिनल डिस्क में इपीब्लास्ट एवं हाइपोब्लास्ट ही होते हैं, अर्थात द्विस्तरीय या फिर बाइलैमिनर ही रहता है। तीसरे सप्ताह की प्रमुख प्रक्रिया 3 प्रारंभिक अंकुरण स्तरों यानी प्रीमोर्डियल जर्मिनेटिव लेयर की स्थापना होती है। ओके, इसका प्रारंभ अधिकोरक अर्थात इपीब्लास्ट की एमनियोटिक गुहा की ओर उघड़ी सतह पर एक संकरी खांच ग्रूव के रूप में एक अधरेखा प्रिमिटिव स्ट्रीक के बनने से होता है। ओके, देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पर है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक, रेखा के दोनों सिरे फूले हुए होते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। अगले फूले सिरे को प्रिमिटिव नोड, ठीक, देखिए अगले सिरे, ये है प्रिमिटिव नोड, अगले सिरे को प्रिमिटिव नोड या फिर हिंदी में कैसे आद्य घुंडी। ठीक, इसके बाद इसके मध्य में आद्य गर्त प्रिमिटिव पीठ होता है। ओके, अब इपीब्लास्ट की इधर उधर की कोशिकाएं आद्य रेखा या फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है ये इपीब्लास्ट है,
प्रिमिटिव स्ट्रीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक की ओर स्थानांतरित होने लगती हैं या जाने लगती हैं। ओके, इस रेखा पर पहुंचकर ये इपीब्लास्ट से पृथक होकर, इस रेखा पर पहुंचकर इपीब्लास्ट से पृथक होकर तथा अधकोरक अर्थात हाइपोब्लास्ट के बीच में धंसने लगती हैं। ओके, देखिए इस फिगर में इपीब्लास्ट की कोशिकाएं जो है हाइपोब्लास्ट में धंसने लगती हैं। देखिए जो ब्लैक कलर की कोशिकाएं हैं वो है इपीब्लास्ट की कोशिकाएं। ओके, और कोशिकाओं के इस प्रकार भीतर धंसने को इनवैजिनेशन या अंतर्वेशन कहते हैं। ओके, इन कोशिकाओं में कुछ हाइपोब्लास्ट की कोशिकाओं का स्थान लेकर एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनाते हैं। ठीक, यही जो ब्लैक कलर की इपीब्लास्ट की कोशिकाएं हैं वह हाइपोब्लास्ट में धंसी हुई हैं। धंसकर जो है हाइपोब्लास्ट का जो है कुछ स्थान ले लेती हैं। देखिए इस फिगर में ये लाइन सी संरचना जो दिखाई दे रही है ये हाइपोब्लास्ट है। तो हाइपोब्लास्ट का भी स्थान ले रही हैं इपीब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं। ठीक, ये ब्लैक कलर की कोशिकाएं जो हैं इपीब्लास्ट की कोशिकाएं हैं। ठीक, तो जब अन्य इनवैजिनेशन कोशिकाएं, ये जो हैं वो सब इनवैजिनेशन कोशिकाएं इस एंडोडर्म तथा इपीब्लास्ट के बीच में फैलकर एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाते हैं। ओके, देख सकते हैं आप इस फिगर में यही जो इपीब्लास्ट की कोशिकाएं हाइपोब्लास्ट के अंदर आई थी वही कोशिकाएं जो है एंडोडर्म और इपीब्लास्ट के बीच में फैलकर भ्रूणीय मेसोडर्म या फिर एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनाते हैं। ओके, फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए ये है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इपीब्लास्ट में बची हुई कोशिकाएं एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनाती हैं। इस प्रकार तीनों प्रारंभिक अंकुरण स्तरों की उत्पत्ति इपीब्लास्ट से ही होती है। भ्रूण का जर्मिनल डिस्क अब 3 स्तरों में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।